Am I audible? Please respond. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. So good evening, everyone. Today we are going to learn very interesting stuff. So before starting, let me introduce myself. My name is Priyanshu Singh. I am a third year student from RCC Institute of Information Technology and a competitive coder. So what I regularly do, I'll start with that. Let me tell you one thing. See, I want to make this session very interesting. Okay. आपको कोई एक दिन में my voice is not clear. Is it okay now? Hello. हाँ ठीक है. Okay, sure. So what I want to say that आपको एक दिन में कोई competitive programming या C programming नहीं सीखा सकता. Okay, ये बहुत बड़ा डोमेन है और यहाँ तक कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर आप अपने बीटेक के लिए 4 साल भी इसको दे दें. आपको वॉइस कितना लो हो गया? हेलो. जस्ट अ मिनट वेट. अब सही है. हेलो. हाँ अब क्लियर है ना? ओके. तो जैसा मैं बता रहा था कि हमारा मेन मोटो होना चाहिए इस सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना. ओके. क्योंकि अगर मैं मतलब जस्ट कोई पीपीटी रीड करते चलूं या फिर ओके अगर मैं सिंपली पीपीटी रीड करता चलूं तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर न्यू टू प्रोग्रामिंग. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज मुझे बता दीजिए, कितनों को सी प्रोग्रामिंग का एटलीस्ट बेसिक्स पता है या एडवांस लेवल पे? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोग्रामिंग. नॉट ओनली सी प्रोग्रामिंग, कोई भी लैंग्वेज हो, मैटर नहीं करता. प्रोग्रामिंग क्या है, आज तक कभी कोड किया है? Anvesha, you have written that I have only done BlueJ. तो लेट मी टेल यू कि देखो BlueJ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है. BlueJ एक एडिटर है, IDE है, जो हम जावा के लिए यूज करते हैं. ओके, तो वो थोड़ा सा अपने आप को तुम ठीक कर लो क्योंकि BlueJ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. BlueJ एक IDE है, ठीक है. तो जो हम जावा के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे IDEs हैं. ओके, जावा एंड पाइथन. Okay, no problem, Rohan. You are from bio background. I have no idea. Okay. So we'll study about C first. Okay. I'll tell you basics of programming, not basics of C. Okay. क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज चूज करें, आपको उसमें हेल्प मिलेगा. तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और बोलना चाहूँगा, ट्राई टू मेक दिस सेशन एन इंटरैक्टिव वन. क्योंकि देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक दिन में हो सकता है कि आज 1.5 घंटा खत्म हो, आपको कुछ समझ में ना आए. लेकिन मैटर वो नहीं करता है. मैटर ये करता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हो. बहुत सारा डोमेन्स है. ये जो हम इवोल्यूशन करा रहे हैं फ्रेशर्स के लिए, हमारा इंटेंशन ये है कि आपको हर एक डोमेन के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ पता चले. उसके बाद आप डिसाइड करें कि मुझे सीपी में जाना है या मुझे डेवलपमेंट में जाना है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एमएल है, एआई है, डीप लर्निंग है. फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. और सुनने में बहुत लगता है यार कि इसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर दिस दैट, बहुत सिंपल है. ओके, जो लोग क्लास 11-12 में फिजिक्स मैथ्स करके आए हैं उससे ज़्यादा इजी है प्रोग्रामिंग, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लगता है. और एक बात मैं बता रहा हूँ कि लर्निंग अ लैंग्वेज इज वेरी सिंपल. इससे मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये सुन लीजिएगा. जैसे कि सपोज यहाँ पर बहुत हैं जिनको जावा आता है, पाइथन आता है, ओके, बहुतों को C++ आता है. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करना है, सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, कोई भी आप मर्ज सॉर्ट है, आपको एक कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करना है. डजंट मैटर आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो, इनपुट और आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. और लैंग्वेज चेंज करने से बस सिंटैक्स वैरी करेगा.
जैसे पाइथन का अपना अलग एक सिंटैक्स है, पाइथन में हम इंडेंटेशन फॉलो करते हैं, जिनको पाइथन आता होगा उन्हें पता होगा, हम पाइथन में इंडेंटेशन फॉलो करते हैं, वहां पर ब्रेसेस बोल के कुछ नहीं। सी सी प्लस प्लस जावा में हम ब्रेसेस यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी हम ब्रेसेस यूज करते हैं। तो बस इन चीजों का डिफरेंस है और ये आप विद इन अ मंथ सीख सकते हैं। अगर आपको पहला लैंग्वेज अच्छे से आ गया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो पहला लैंग्वेज था मैंने वो जावा सीखा था, क्योंकि मैं आईएससी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे करिकुलम में जावा था। वो अच्छे से सीखने में मुझे लगा 3 साल, 9, 10, 11, मतलब उसके बाद तक मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो 12th में मैंने फिर जावा था हमारे करिकुलम में, लेकिन मैं पाइथन में शिफ्ट कर गया। उसके बाद मैंने 6 मंथ्स में पाइथन किया, ओके, 1 मंथ में मैंने सी किया, 2 मंथ्स में मैंने सी प्लस प्लस किया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा अच्छे से मेरा हो चुका है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, बट अगर आप एक लेवल तक का प्रोग्रामिंग किसी भी एक लैंग्वेज में कर लेते हैं, लर्निंग अदर लैंग्वेजेस आर वेरी सिंपल। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि आज का सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव हो, क्वेश्चंस पूछिएगा। तो मैं आपको पहले प्रोग्रामिंग का बेसिक्स बताता हूँ, जिनको पता है थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ आएगा, क्योंकि इस सेशन के एंड में मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लेकर के बात करूंगा। मैं कुछ renowned वेबसाइट्स के बारे में आप सभी को बताऊंगा जो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स, ओके। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, क्योंकि अगर कोड नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इट्स बेटर टू शो यू ऑल, ओके। जस्ट मेरा यहाँ थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो हो सकता है लैग करे, तो जैसा होगा आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर माइक ऑन करके बोल सकते हैं। जस्ट a minute guys, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है और बहुत आई एम फेसिंग आउट हो गया था। तो वी कैन स्टार्ट। तो जैसा मैं बता रहा था कि हमें इस सेशन को इंटरैक्टिव रखना है, ओके। क्वेश्चंस पूछना, और जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, डोंट वरी, विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, ओके। हम खत्म तो नहीं कर पाएंगे, बट जो बेसिक्स है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिनका बायो था वो अच्छा रिलेट कर पाएंगे। हम सब ने बायो कभी ना कभी पढ़ा ही है। बायो में सबसे पहले हमें सेल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बिकॉज दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ओके। वैसे ही केमिस्ट्री में हमें मैटर के पहले हमें एटम्स के बारे में पढ़ाया जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। अगर आपको अल्फाबेट्स नहीं पता है, देन यू कैन नॉट फॉर्म वर्ड्स, और अगर आप वर्ड्स फॉर्म नहीं कर सकते हो तो आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते हो, देन यू कैन नॉट स्पीक दैट लैंग्वेज। तो इसीलिए हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, होप इस बार कोई प्रॉब्लम ना हो। Okay. Just a minute. Okay. So anyone tell me, is my screen visible? Yes, sir. Okay. Now we can start. Just a minute. Yes, sir. Okay. So don't think about the फर्स्ट लाइन में हैश इंक्लूड stdio.h क्या है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं प्रीप्रोसेसर्स पढ़ाने चला गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, ओके। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जिनको हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में टोकन्स बोलते हैं, ओके। जैसे कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे पहला काम है दैट यू नीड टू नो दैट 26 अल्फाबेट्स, क्योंकि अगर वो 26 अल्फाबेट्स आपको नहीं पता है, देन यू कैन नॉट फॉर्म वर्ड्स। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ बेसिक स्टफ्स है जो हमें पता होना चाहिए। सो वी विल टॉक अबाउट टोकन्स। नाउ टोकन्स हैज सेवरल क्लासिफिकेशन। टोकन क्या है, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, टोकन कुछ नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम टोकन बोलते हैं, ओके। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट को हम टोकन बोलते हैं, बस ये सब।
स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट जिसका मीनिंग कंपाइलर को पता हो। ओके, तो सबसे पहले हम टोकन्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट आइडेंटिफायर्स। ओके, आइडेंटिफायर क्या होता है मैं बता रहा हूँ। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो रियल वर्ल्ड के बेसिस पे भी, समथिंग टू स्टोर। जैसे आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो आपको इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि एक प्रोग्राम का काम क्या होता है, यू विल प्रोवाइड इनपुट और जो भी उस प्रोग्राम का लॉजिक होगा उसके बेसिस पे आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, तो वो इनपुट को स्टोर करने के लिए आपको कुछ चाहिए। ओके, देखिए जिसके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज है उनके लिए ये सब बहुत बोरिंग होगा, बट मुझे सबके बारे में सोचना है तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, बट पेशेंस रखिए, आप लोगों को भी कुछ अच्छी चीजें पता चलेगी, क्योंकि बेसिक्स में ही असली मजा है। आज मैं बता रहा हूँ, आज बहुत सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज में कितने सारे प्रोग्रामर्स हैं जो कि आराम से अच्छा अच्छा कोड लिख देते हैं, लेकिन अगर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक के ऊपर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहां पर वो फ्लक्चुएट करते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न इट प्रॉपर्ली। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम पहले आइडेंटिफायर के बारे में, आइडेंटिफायर्स को हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो रियल वर्ल्ड में भी वी नीड समथिंग टू स्टोर डेटा, क्योंकि अगर आप इनपुट को स्टोर नहीं करोगे तो आप काम किस पे करोगे, तो हमें इनपुट को स्टोर करना है। ओके, तो वो इनपुट को हम स्टोर जिसमें करते हैं उसे हम वेरिएबल या आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, इंट ए, this is how we declare a variable. Now what is the meaning of this statement? Okay, this is one statement. Okay, int बता रहा है कि int tells us about the size of this variable. ये वेरिएबल है, इसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। तो क्या कौन सा डेटा स्टोर करेंगे? डेटा बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बूलियन हो सकता है। ओके, तो क्या हमें इसमें स्टोर करना है वो हमें बताएगा दैट कीवर्ड int. ओके, दैट कीवर्ड it will tell me the kind of data. In simple words, it will tell me the kind of data, or it will tell the compiler the kind of data I want to store in this variable a. Actually ये साइज बताता है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर का साइज अगर 16 बिट आर्किटेक्चर है ये सब आपको पता चलेगा, तब 2 बाइट्स होता है, और अगर 32 बिट या 64 बिट आर्किटेक्चर है तो 4 बाइट्स होता है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। So a is the identifier or variable of type integer, मतलब in a I can store an integer। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके I have given here 10, it means I have stored 10 in a। तो a क्या है समझ में आया, इक्वल टू एक ऑपरेटर। नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे कि अगर हमें 10 किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, we write a equals to 10। Here a is the identifier, equal to is an operator, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, इक्वल टू मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है और 10 मेरा एक कांस्टेंट। ओके, now suppose I want to print this value on the console screen। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज प्रिंटर। ओके, प्रिंटर। अब फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में भी हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे। आप ये समझिए प्रिंटर एक मशीन है। ये मशीन क्या करेगा, %d मतलब कि मैं अपने कंपाइलर को ये बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, मुझे यहाँ पर इंटीजर डेटा प्रिंट करना है। अपने कंसोल में मुझे इंटीजर डेटा प्रिंट करना है। देखिए अभी मैं आपका चैट्स नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं दूसरे स्क्रीन पर हूँ, तो अगर कोई भी डाउट हो तो जस्ट टेल मी, यू कैन इंटरप्ट मी एट एनी टाइम। ओके, तो %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हमें ये बता रहा है दैट आई एम गोइंग टू प्रिंट एन इंटीजर ऑन द स्क्रीन। उसके बाद कॉमा a, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या है, सेमीकोलन को आप सेपरेटर बोल सकते हो, ठीक है। सेमीकोलन यहाँ क्या करेगा, जैसे देखिए अगर मैं आपको बोलूं हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दिस प्रोग्राम, ओके, फॉरगेट अबाउट दैट मेन फंक्शन, जस्ट थिंक अबाउट दीस 2 लाइन्स। ओके, तो यू विल से देयर आर 2 लाइन्स। ओके, बट व्हाट इफ आई राइट लाइक दिस, एंड देन यू विल से सर यहाँ पर सिर्फ एक लाइन है, जो कि गलत है, ठीक है। आप लाइन्स के बेसिस पे यहाँ पर ये नहीं बोलोगे कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर। ओके, अगर मैं एक ही लाइन में 10 स्टेटमेंट्स लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक लाइन है। ओके, नंबर ऑफ लाइन्स इट डिपेंड्स ऑन दिस सेमीकोलन। ओके, दिस सेमीकोलन। अब इन लाइन्स को फॉलो मत करिए, कंपाइलर किस तरीके से इसे देखने वाला है उसे समझिए। तो एक्चुअली देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके, 2 स्टेटमेंट्स।
क्योंकि यहाँ पर दो सेमीकोलन है। ओके, सेमीकोलन मार्क्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अगर एक स्टेटमेंट आपका पूरा हो चुका है तो उसके एंड में आप सेमीकोलन दीजिए, दैट विल मार्क द एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन मतलब उस स्टेटमेंट का एंड हुआ वहां पर। So actually there are two statements here. Okay. Now what I have done here, I have taken a variable of type int. Okay, मतलब इसमें मैं इंटीजर डेटा स्टोर कर सकता हूँ। मैंने इसमें 10 स्टोर किया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं कंसोल में ये चीज प्रिंट करूँ। ओके, मान लीजिए मेरा आउटपुट वही है। आपको किसी कस्टमर ने बोला कि जो इनपुट होगा आपके प्रोग्राम का वही आउटपुट होना चाहिए। हियर आई एम डूइंग दिस इनपुट 10। अच्छा, और एक चीज यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रन दिस। ओके, जस्ट अ मिनट। देखिए कंसोल पे 10 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सपोज मुझे 20 प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा। यहाँ पर जा करके मैंने पहले ए में 10 असाइन किया था, अब मैं ए में 20 असाइन करूंगा। बट दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, क्योंकि दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू गिव इनपुट। जैसा मैं बोला कि फंक्शंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे सी क्यों ना हो। ओके, सो व्हाट आई डू, instead of giving the input directly, I use another function that is called scanf. Okay, प्रिंटर का काम है कंसोल पे प्रिंट करना, ठीक है। स्कैनर का काम है इनपुट लेना यूजर से। तो मुझे यहाँ इनपुट लेना है और फिर से वो फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब इंटीजर इनपुट लेना है, कॉमा एम्परसेंड मतलब एड्रेस। ओके, एक्चुअली अच्छा आप एक बात बताइए, ये सब जो डेटा स्टोर हो रहा है ये तो कहीं स्टोर हो रहा होगा, तो ये कहाँ स्टोर होता है? ये हमारे प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, जिसे हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारा डेटा हमारे रैम में स्टोर होता है। अब नाउ आवर रैम हैज सेवरल वर्चुअल डिवीजन, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि रैम में स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, ठीक है, डेटा सेगमेंट क्या होता है, पीएसएस क्या होता है, वो सब हम बाद में बात करेंगे। तो एम्परसेंड देने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर एक चीज है, मुझे ए को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा वरना सिंटैक्टिकल एरर आ जाएगा। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल वर्क। ए लिखने का मतलब ये कि ए हमारे रैम में एक मेमोरी एलोकेशन है, मतलब एक मेमोरी एलोकेटेड है। ओके, उस मेमोरी को ए इंडिकेट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरनली ये काम कैसे करता है, डेटा रैम में स्टोर हो रहा है, रैम में सपोज 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट किया गया है। नाउ दिस ए विल इंडिकेट दैट 4 बाइट्स। ओके, और अगर मैं एम्परसेंड ए दे रहा हूँ, इसका मतलब कि वो रैम का एड्रेस, तो मैं चाहता हूँ कि उस एड्रेस पे मेरा वो नंबर स्टोर हो जो कि यूजर इनपुट दे। ओके, और उसके बाद प्रिंटर मतलब कि आई वांट टू प्रिंट दैट सेम थिंग ऑन द कंसोल। डाउट होने से प्लीज बोलिएगा। ओके, और इसे थोड़ा इंटरैक्टिव बनाइए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी मुझे डेटा इनपुट करना होगा, मैंने स्कैनर फंक्शन यूज किया है। स्कैनर फंक्शन मतलब कि आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद वो डेटा स्टोर होगा ए वेरिएबल में, ऐसे समझिए, और एंड देन यू आर प्रिंटिंग दैट ए वेरिएबल वैल्यू स्टोर्ड इन दैट ए वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर फंक्शन। ओके, तो मैंने अगर यहाँ पर 233 दिया, अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो 233 दिया, वो 233 प्रिंट हुआ गया। तो दिस इज हाउ दीज टू फंक्शंस वर्क, ये आपको समझना होगा, स्कैनर एंड प्रिंटर। ओके, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द आइडेंटिफायर कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है। हाँ हेलो से, हाँ वो परसेंट डी क्या इंडिकेट करता है, एक बार फिर से बताएंगे? परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बोलते हैं। इसका मतलब क्या है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि स्कैनर और प्रिंटर को, ठीक है, आप इसको एक मशीन की तरह समझो। स्कैनर और प्रिंटर, इनको आपको बताना होगा कि स्कैनर को ये बताना होगा कि मैं क्या इनपुट ले रहा हूँ, मैं कोई कैरेक्टर इनपुट ले रहा हूँ या मैं कोई स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर सपोज मुझे यहाँ पर लेट मी शो यू वन थिंग। ओके, मैं अभी आप क्लियर हो जाएगा, मैं एक बार इसे रन करता हूँ वापस। ओके, मैंने सपोज 21.4 दिया। ओके, इनपुट 21 प्रिंट हो रहा है। क्यों 21 प्रिंट हो रहा है? क्योंकि मैंने स्कैनर को ये बोला है परसेंटेज डी इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंटेज डी ये इंडिकेट कर रहा है, मैं स्कैनर को ये बोल रहा हूँ कि आपको, स्कैनर एक मशीन है, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें इंटीजर इनपुट लेना है। तो भले ही यूजर ने एक डबल वैल्यू दिया, ठीक है। अच्छा, इंटीजर मतलब ये मत समझिएगा, मतलब टॉकिंग अबाउट प्लस माइनस एवरीथिंग, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में इंटीजर होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैंने
फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू दिया तो वो डेसिमल से पोर्शन हटा करके सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये इंडिकेट करता है कि what type of data you want to take as input और what type of data you want to print on the screen। प्रिंटर में हमने यूज किया है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि 21.4 मेरा उस वेरिएबल में स्टोर हो, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, आई हैव टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है मेरा परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ। अब अगर मैं रन करता हूँ और मैं अगर यहाँ पर 21.5 देता हूँ तो मेरा 21.5 प्रिंट होगा, तो अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट हो तो 0.2 कर दीजिए यहाँ पर, तो अब क्या होगा, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट होगा। अगर मैं 21.65 दे रहा हूँ तो 21.65 ही प्रिंट होगा। तो आई होप आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब समझ में आएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये इंडिकेट करता है कि किस फॉर्मेट में आपको डेटा इनपुट लेना है या डेटा प्रिंट करना है, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, हमें अगर इंटीजर चाहिए तो हम परसेंटेज ई यूज करेंगे, स्कैनर प्रिंटर दोनों के साथ में यूज करना होगा। अगर हमें फ्लोट चाहिए तो हम परसेंटेज एफ यूज करेंगे, अगर हमें कैरेक्टर चाहिए तो हम परसेंटेज सी यूज करेंगे। ओके, और साथ ही में उस वेरिएबल का डेटा टाइप भी चेंज करना जरूरी है, वरना इन सम केसेस यू विल फाइंड ट्रबल। ओके, तो दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट स्कैनर फंक्शन, प्रिंटर फंक्शन। कम से कम इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप यूजर से, क्योंकि देखिए किसी भी काम को स्टार्ट करने का पहला प्रोसेस क्या होता है, आपको पता चलना चाहिए तो आपको करना क्या है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 2 नंबर्स यूजर से इनपुट लो और उनका एडिशन परफॉर्म करो, ओके, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि 2 नंबर्स यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। अगर आपको इनपुट लेना ही नहीं पता है तो भले ही आपको पता है कि एडिशन कैसे करना है, हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पर भी, बट अगर आप इनपुट ही नहीं ले पा रहे हो तो आप काम कैसे करोगे। अब जैसे आपको पता है कि 2 नंबर्स इनपुट कैसे लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो 2 नंबर इनपुट लेना है तो दोनों 2 नंबर चाहिए, मतलब कि 2 वेरिएबल्स, 2 आइडेंटिफायर्स, आई हैव डिक्लेयर्ड 2 आइडेंटिफायर्स। अब मैं क्या करूंगा, हियर आई हैव टेकन इनपुट, अगेन आई टेक इनपुट फॉर द सेकंड वन इन द सेम वे। ऑब्वियसली फॉर्मेट स्पेसिफायर में एफ रखूंगा, ओके, and now our task is to find the addition of these two float numbers। Simply I do this, नॉर्मली कुछ नहीं किया, मैंने और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मैंने एडिशन ऑपरेटर का यूज किया है। ओके, एडिशन ऑपरेटर क्या करेगा, वो ए और बी में जो वैल्यू स्टोर है उसको ऐड करेगा एंड इट विल स्टोर द रिजल्ट इन द वेरिएबल सी। ओके, वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रहा है, रैम में मेमोरी एलोकेटेड है, ये सी उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है सो दैट आई कैन एक्सेस द डेटा स्टोर्ड इन दैट पार्ट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली आई विल प्रिंट इट। ओके, नाउ सपोज आई हैव गिवन 2.3 एंड आई हैव गिवन 3.2। ओके, अच्छा, इस केस में भी जो आंसर होगा वो अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट होगा। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, नॉर्मल अगर आप फ्लोट यूज कर रहे हो तो अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट हुआ। अब अगर आपको जो आपका कस्टमर है उसने बोला है कि, या फिर जो आपका यूजर है उसने बोला है कि नहीं मुझे जो आउटपुट चाहिए वो अप टू 3 या अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो यहाँ पर आप 0 पॉइंट लगा करके सपोज आई वांट द आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आई डू दिस। ओके, आई डू दिस 3.2 plus 2.3 सपोज 3 डेसिमल प्लेसेस आई हैव गॉट द आंसर। इस हिसाब से, इसीलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब आप अपना फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हो कि किस फॉर्मेट में आपको प्रिंट करना है। सेम अगर मैं यहाँ पर, हेलो, ओके, यस सर, you have any doubt? Okay, now suppose I have done like this. Okay, see what will happen. Wait. एरर दे रहा है। ओके, क्योंकि पहले तो वार्निंग दे रहा है क्योंकि मैं परसेंटेज एफ दे रहा हूँ, बट मैं स्कैनर को ये बोल रहा हूँ कि मैं एक फ्लोट टाइप डेटा चाहता हूँ, लेकिन उस वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर। स्कैनर को मैं ये बोल रहा हूँ कि आई वांट फ्लोट टाइप डेटा, बट उस वेरिएबल का टाइप इंटीजर। ओके,
तो इस हिसाब से इसलिए मुझे पहले वार्निंग दिया, बट इन सब केसेस ये एरर भी देगा। देखिए यहाँ पर लिखा है वार्निंग परसेंटेज एफ एक्सपेक्ट्स आर्गुमेंट ऑफ टाइप फ्लोट, ओके, बट आर्गुमेंट 2 हैज टाइप इंट, वो वहीं पे यहाँ पर वो वही बताना चाहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्कैनर, प्रिंटर एंड वेरिएबल्स। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा आप कोई प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे, भले ही आपको लॉजिक ना पता हो उस कोड का। सो अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द वंस who do not know anything about programming, first of all let me you all inform me that whether you all get this or not. पता समझ में एक बार एम्परसेंड का कुछ बताएंगे? हाँ, एम्परसेंड क्या है? मैंने जैसा बोला कि एक्चुअली जो वैल्यू है वो स्टोर कहाँ हो रहा है? वैल्यू स्टोर हो रहा है तुम्हारे रैम में स्टोर हो रहा है। परफेक्ट, ठीक है। अब अगर तुम स्टोर करते हो तब वो हार्ड डिस्क में जाएगा, लेकिन डेटा तो हम यहाँ दे रहे हैं ना, डेटा हम रन टाइम में दे रहे हैं, तो वो हमारे रैम में, एक्चुअली रन टाइम में जितना भी काम होता है वो हमारे रैम में होता है। ये चीज क्लियर है? तो रैम में सपोज वो टेम्परेरी स्टोर होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं अगर इसको क्लोज कर दे रहा हूँ तो बस, या फिर प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जा रहा है तो एवरीथिंग विल बी रिमूव फ्रॉम रैम, क्योंकि रैम का तो साइज फिक्स होता है ना। रैम का अगर हार्ड डिस्क के साइज का रैम बहुत कॉस्टली होगा, ठीक है। देखो चीज क्या होता है, ये भले ही तुम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया जाएगा, द मोर यू विल गो क्लोज टू द प्रोसेसर, ओके, जैसे जैसे आप प्रोसेसर के करीब जाओगे, ठीक है, एक पीसी में या फिर एक लैपटॉप में, ओके, जो स्टोरेज डिवाइस है उसका साइज छोटा होते जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस का साइज छोटा होते जाता है, और जैसे जैसे साइज छोटा होता है उसका स्पीड फास्ट होता है। हम बहुतों का तो प्रश्न हो सकता था ना, अपने आप से कभी ये चीज डिस्कस करिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि हमें जनरली आपके पास एक 1 TB का हार्ड डिस्क है, ओके, और आपके पास 6 GB रैम है, चलिए मैं 6 ही बोल रहा हूँ, 6 GB रैम है, तो आपका जो रनिंग डेटा होता है, जो चीज काम, जैसे मैंने अभी यहाँ पर GDB ऑनलाइन डिबगर खोला है, जीमीट खोला है, ठीक है, मैंने मेल खोल के रखा है, ये सब मेरा रैम में क्यों है? रैम का तो साइज छोटा होता है, हार्ड डिस्क में क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि रैम क्लोज होता है प्रोसेसर के, और जितना आप नॉर्मल समझिए ना, जितना एक्चुअली ये सब एग्जीक्यूशन वो कहाँ आ रहा है? प्रोसेसर में हो रहा है, तो प्रोसेसर से जो डिवाइस प्रोसेसर से क्लोज होगा वो इजीली डेटा फेच कर पाएगा। और आपको क्या लगता है, डायरेक्टली रैम से डेटा, मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डायरेक्टली रैम से डेटा आपके प्रोसेसर में नहीं जाएगा, रैम से कैश में जाता है। कैश का साइज और छोटा होता है, कैश का साइज रैम से भी छोटा होता है, कैश इज फास्टर देन रैम। कैश से हमारा डेटा कुछ डायरेक्टली प्रोसेसर एक्सेस करता है और कुछ हमारा रजिस्टर्स में स्टोर रहता है, ओके, ये सब आप पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर, ओके। You study the WAN human architecture, you will get to learn a lot. See, computer science is very interesting. If you see, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट, दिस दैट। मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूँ, लर्निंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ओके, दो सब्जेक्ट्स आर मोर डिफिकल्ट, ओके, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ करके आपको याद करना ही पड़ेगा। जितना भी आप ब्रिलियंट क्यों ना हो, ऐसे स्टेप्स आएंगे कि आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या है, याद नहीं करना पड़ता है। हाँ, कुछ चीजें याद करना पड़ेगा, कहीं आप स्कैनर प्रिंटर के नाम भूल जाओ, स्कैनर प्रिंटर के दिमाग में होना चाहिए कि स्कैनर का क्या काम है, प्रिंटर का क्या काम है, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ हम सबको पता है। अब बहुतों का क्वेश्चन ये होगा कि सर हम एक काम करते हैं, हम साइज भी बड़ा रखते हैं और प्रोसेसर के करीब भी ले जाते हैं, बहुत कॉस्ट लगेगा, वैसा हार्डवेयर डेवलप करने में प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ऐसा किया गया है कि आपको स्पीड भी मिल सके और आपके मशीन का प्राइस भी उतना ना जा सके। क्योंकि अगर आप कभी अगर ऐसा लैपटॉप डेवलप हो, अगर है भी तो मुझे नहीं पता, जहां पर 1 TB रैम आपको मिले, ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है फ्यूचर में, ओके, जहां आपको 1 TB रैम मिले, तो उस लैपटॉप का प्राइस पहुंच जाएगा, आई थिंक करोड़ों में जाएगा। I'm not joking, अगर 1 TB रैम आपको मिल रहा है, क्योंकि 1 TB रैम का मतलब सोचिए आपको स्पीड भी मिल रहा है और आप देन यू विल स्टोर एवरीथिंग इन योर रैम। और अगर 1 TB रजिस्टर साइज मिल गया तो छोड़िए, ये सब इमेजिनेशन है, हो सकता है फ्यूचर में पूरा हो। तो द थिंग इज सेम, जितना प्रोसेसर के करीब जाओगे उतना मेमोरी डिवाइस का साइज छोटा होता है और उतना ही उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है, ओके। सबसे फास्ट रजिस्टर्स, क्योंकि रजिस्टर्स एक्चुअली सीपीयू का ही हिस्सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, ओके। तो बैक टू वर्क,
जैसा क्वेश्चन था कि यहाँ पर एम्परसेंड का काम क्या है, वी आर स्टोरिंग द डेटा टेम्परली इन रैम। ओके, तो सपोज मैं मतलब वर्चुअली मतलब इमेजिन करिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ शो नहीं कर पा रहा हूँ, और शो करूंगा तो मेरा वैसे ही नेट स्पीड बहुत डाउन है, कोई पिक्चर अगर मैं फिर इंटरनेट से सर्च करता हूँ तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो जस्ट इमेजिन रैम एक बॉक्स है, ठीक है, वहां पर मान लीजिए एक लोकेशन है। अच्छा, तो लोकेशन होता है ना, एड्रेस, वो हेक्साडेसिमल कोड में होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई हेक्साडेसिमल कोड है 0xFF215, ओके, वहां पर स्टोर्ड है। ओके, नाउ if I tell you that, hey, you have to store this 5 in that location, is it possible to remember all the addresses of RAM? It is not possible for us to remember all the addresses of RAM. Okay, तो ये हमारा काम नहीं है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, ठीक है। Now that a is indicating that address, ऐसे समझो, a is indicating that box, एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है RAM, ओके, ऑलरेडी क्रिएटेड था। कंपाइलर या फिर आपका है ओएस ने हमें परमिशन दे दिया है, यस, वी कैन स्टोर द वैल्यू इन दैट बॉक्स। ओके, थोड़ा सा नॉन टेक्निकल वे में समझा रहा हूँ, बट अभी आपको ऐसे ही समझ में आएगा, ठीक है। टेक्निकलिटीज में हम बाद में जाएंगे, हम जब अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें हम टेक्निकलिटीज में सब कुछ पढ़ेंगे कि होता है। नाउ स्कैनफ को क्या चाहिए, यू हैव टू प्रोवाइड द एड्रेस। स्कैनफ जो फंक्शन है, स्कैनफ एक मशीन है, वो बोल रहा है, हे लिसन, you have to provide me the address where I have to store the data. So ampersand a will give you the address. Let me show you one thing. You will love it. Okay. As you have told me to explain the meaning of ampersand. Just a minute. I need to stop this. I am deleting all this. Okay. Now, as I told you that a is a variable which is indicating a location of RAM. A is a variable which is indicating a location of RAM. Let me do one. Okay, I just want to print this. See, ampersand a क्या बोलेगा, ये कुछ एड्रेस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। मतलब ampersand a मुझे वो एड्रेस दे देगा। Let me run this. See, what इस चीज का वार्निंग दे रहा है। लेट मी, देखिए यहाँ पर प्रिंट हो चुका है एक्चुअली चीज। सो दिस इज द एड्रेस, वेट, व्हाट दे आर सेइंग, आई वांट टू प्रिंट, वेट, एंड this is the thing, okay। doesn't matter, वार्निंग आ रहा है, बट देखिए यहाँ पर आपका एड्रेस प्रिंट हो गया है, ओके। तो ये आपको एड्रेस दे रहा है, तो ampersand a मतलब you will get the address। तो आई होप ये क्लियर हुआ। नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर ऑपरेटर्स, ओके। आई टीच यू इफ एल्स, व्हाट इज द यूज ऑफ इफ एल्स। Along with that, I will teach you relational and logical operators. Okay. तो देखिए, लाइफ में और प्रोग्रामिंग में भी हर जगह ऑप्शन आता है, ठीक है, या तो ये या तो ये। Suppose I give you a task. I want, you have to take input from the user and you have to tell that whether that number is even or odd. Okay, आपको यूजर से इनपुट लेना है, you have to tell whether that number is even or odd. सबसे पहला काम, आपको एक आइडेंटिफायर चाहिए, जैसे मैंने बोला था, यू हैव टू स्टोर द वैल्यू। ओके, फंक्शन क्या था, स्कैनफ। ओके, एम्परसेंड मैं एड्रेस प्रोवाइड कर रहा हूँ y, तो यूजर जो भी इनपुट देगा वो मेरा y में स्टोर होता है। अब चेक कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं क्या लिख रहा हूँ समझिएगा। इफ y mod 2, वेट, इसको नहीं समझ में आ रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। ऐसा हम सबको पता है, आगे का मैं लिख रहा हूँ कि अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब वो नंबर इवन है। ओके, ये काम कैसे करेगा, इफ मतलब कि अगर, ऐसे समझिए, अगर y mod, मॉड्यूलस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। मॉड्यूलस क्या करेगा, अगर आप मतलब y को 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो प्रोवाइड करेगा। ओके, y को 2 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा वो प्रोवाइड करेगा y mod 2। ओके, आई थिंक ऑल आर गेटिंग इट। तो अगर y को 2 से डिवाइड करने पे
जो रिमाइंडर आ रहा है वही देगा y mod 2। y mod 2 क्या देगा, y को 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, इफ दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू बोथ आर डिफरेंट। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या है, जैसे यहाँ पर अगर मैं y इक्वल्स टू 10 लिख देता हूँ, इसका मतलब आई वांट टू असाइन 10 टू y, ठीक है। और ये है मेरा रिलेशनल ऑपरेटर या फिर इक्वालिटी ऑपरेटर। इसका मतलब आई वांट टू चेक क्या y mod 2 इक्वल टू 0 है। तो इफ y mod 2 इक्वल टू 0, अगर ये ट्रू होता है तब इवन, समझिए, इफ y mod 2 मतलब y को 2 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर जो मिला, इफ दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, प्रिंटफ इवन एल्स कब काम करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम डायरेक्टली एल्स में आएंगे, देन द स्टेटमेंट्स अंडर इफ विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंटफ फॉल्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैं इसे रन करूंगा, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, इफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द पैरेंथेसिस। इफ पैरेंथेसिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख के स्टार मार दीजिएगा, किसी भी लैंग्वेज में काम आएगा। जीरो को हम फॉल्स कंसीडर करते हैं। ओके, जीरो को हम फॉल्स कंसीडर करते हैं और जीरो के अलावा और कोई भी नंबर हो उसे हम ट्रू कंसीडर करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो मैंने क्या बोला, इफ के पैरेंथेसिस में, अगर चीज ये समझिएगा, इफ के पैरेंथेसिस में अगर फॉल्स होता है तो इसका मतलब स्टेटमेंट्स अंडर इफ विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको इफ के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए तब तो आपको ब्रेसेस नहीं लगाना है। इफ यू वांट मल्टीपल स्टेटमेंट्स तो आप ब्रेसेस लगा सकते हो। मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, सपोज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ के पैरेंथेसिस में अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट्स अंडर इफ विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ओके, रुक जाइए, I don't want this now. ये comments है, okay? I just want to remove this. मैं क्या बोल रहा हूँ? Just focus here, okay? मैंने बोला if के parenthesis में अगर false आता है, मतलब कि if ये braces में जो कुछ भी है वो print नहीं होगा, ठीक है? और false मतलब मैंने क्या बोला? इंटीग्रल वैल्यू में जीरो, जीरो मतलब फॉल्स, जीरो के अलावा कुछ भी नंबर दोगे उसे ट्रू मानेंगे। ओके, तो एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जीरो दे दिया। ओके, जीरो मतलब फॉल्स, तो मैंने बोला अगर इसके पैरेंथेसिस में फॉल्स है, इसका मतलब स्टेटमेंट्स अंडर इफ, यहाँ एक ही स्टेटमेंट है, दैट वोंट बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ हेलो प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर हेलो प्रिंट नहीं हुआ। ओके, अब जीरो के अलावा और कोई भी नंबर होता है उसे हम ट्रू मानते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये दे दिया, अब ये कोई भी नंबर क्यों ना हो इसे हम ट्रू मानेंगे। तो ट्रू मतलब स्टेटमेंट्स अंडर इफ विल बी एग्जीक्यूटेड, हेलो प्रिंट हो गया। ओके, तो अब मैं आपको ये जो नीचे मैंने लिखा था ये y mod 2 इक्वल टू 0 ये काम कैसे कर रहा है मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ओके, इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इक्वालिटी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। ओके, जस्ट लिसन, इफ I write y equals to 2 equal to 3. Just see what I am doing. Okay, just percentage t. Okay. तो equal to क्या करता है ये समझिएगा। अगर equal to के लेफ्ट में और राइट में सेम वैल्यू होता है, ओके, equal to के लेफ्ट में और राइट में सेम वैल्यू होता है, तब वो 1 रिटर्न करेगा। 1 मतलब ट्रू। 1 क्या, एक्चुअली जीरो के अलावा कुछ भी हो उसका मतलब ट्रू होता है, तो यहाँ ये 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न करेगा मतलब इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा। अगर लेफ्ट और राइट दोनों सेम होता है तो, और अगर लेफ्ट और राइट डिफरेंट होता है तो y में 0 आएगा। ओके, कैन एनीवन टेल मी इस केस में y में क्या असाइन होने वाला है? इक्वल टू ऑपरेटर प्रोवाइड क्या करता है? 0 और 0, y में मेरा 0 आने वाला है। ओके, बिकॉज 2 and 3 आर नॉट इक्वल। अगर 2 और 3 इक्वल होता तो मेरा 1 आता। तो अगर मैं इधर इस चीज को प्रिंट करता हूं तो मेरा 0 प्रिंट होगा, 0 प्रिंट हुआ। और अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूं तो इक्वालिटी ऑपरेटर और इक्वल टू के
लेफ्ट और राइट दोनों जगह सेम है, इसका मतलब कि ये ट्रू देगा। ट्रू मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर को हम ट्रू मानते हैं बट एक्चुअली 1 देता है। ओके, आप 1 को ट्रू मानिए, दैट इज आल्सो नॉन जीरो। ओके, तो यहाँ पर 1 दिया। नाउ हाउ, नाउ दिस पार्ट इज ओके। नाउ लेट मी टेल यू हाउ दिस कोड विल वर्क। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ काम कैसे करता है ये सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, व्हाट आई टोल्ड यू, y mod 2 क्या प्रोवाइड करेगा, वो जो नंबर स्टोर्ड है y में उसको आप अगर 2 से डिवाइड करते हो आपको जो रिमाइंडर मिला वो आएगा। If that thing, so this part while execution, okay, while execution, this part will be replaced by the remainder when y is divided by 2. This part will be replaced by remainder when y is divided by 2. If that remainder is equal to 0, मतलब अगर लेफ्ट में भी 0 आता है राइट में 0 है ही, तब यहाँ पर 1 आएगा। 1 आएगा। और मैंने क्या बोला, इसके पैरेंथेसिस में अगर कोई नॉन जीरो नंबर हम दे देते हैं तो ऑल द स्टेटमेंट्स अंडर इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चीज यही हुआ, अगर मैं y को 2 से डिवाइड करता हूँ और जो मेरा रिमाइंडर आता है वो 0 होता है, इसका मतलब स्टेटमेंट्स अंडर इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। क्यों, अल्टीमेटली ऐसा कोई बोल पाएगा दिस एंटायर थिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, कैन एनीवन टेल मी, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दिस एंटायर थिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट। जब एग्जीक्यूशन होगा इसकी जगह पे क्या आएगा, कोई बोल सकता है? ट्राई, गलत आंसर देने से कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस, होना चाहिए ना कि ट्रू है कि फॉल्स है, तब इसके साथ 0 या 1 होगा। बिल्कुल, तो एकदम करेक्ट। या अगर y 2 से डिविजिबल होता है, मतलब अगर y mod 2 मेरा 0 देता है तो मेरा इस पार्ट में 0 आएगा और इस पार्ट में 0 और इस पार्ट में भी 0 है, बीच में मेरा इक्वलिटी ऑपरेटर है, मतलब यहाँ पर 1 आएगा। तो अगर यहाँ पर मेरा 1 आता है तो मेरा इवन प्रिंट होगा। और एल्स का मतलब अगर यहाँ पर मेरा 0 आता है, ठीक है, तो एल्स के अंडर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो लेट मी रन दिस कोड। ओके, सपोज फर्स्ट आई गिव 21। ओके, so I have given 21 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो हमारा रिमाइंडर 1 देगा। ओके, 21 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर 1 देगा, मतलब यहाँ पर 1 आएगा। ओके, we will get 1 at this place and we have 0 at this place, 0 at this place, both are not equal. In this case, tell me what will be here, means this will be replaced. Or will be, I don't want the answer, I just want that during execution what will replace this part. I just want to know that. In this case, if the value of y is 21, 0. perfect, 0, because y mod 2 I'll get 1, y mod 2 I'll get 1. So on the left side of the equality operator I have 1, on the right side of the equality operator I have 0. We all know from our childhood that 1 is not equal to 0, so that is false. And I have told you that in programming language we indicate false by 0. Okay, so that thing will be replaced by 0, and I have told you if in the parenthesis of if we have 0, then statements under if will not be executed, statement under else will be executed. Okay, so here odd will be printed. Okay, and if I give 20 in this case, obviously even will be printed, because this thing from here to here, this thing will be replaced by 1. Okay, so if I press enter, even will be printed. So tell me, did you all get it? Means now I think you all can solve. Now you all can solve problems related to if else. See, understanding if else is very important, because in almost all the programs you need the help of if else and loops. Okay, these two are the basics of programming. I'll talk about loops also. We don't have too much time, but still we'll cover that. Okay, I'll talk about loops also. So this is all about if else. Okay, now you can use if else in various ways. Okay, like let me show you one more thing. Acha, like equality operator. Okay, there are many relational operators. Okay, see, there is a hierarchy. Okay, we have operators. Under the operators section, we have arithmetic operators, we have logical operators, we have relational operators, we have bitwise operators. Under relational operators, we have equality operator, we have greater than equal to, less than equal to. So let me show you one.
Same. Now you all can answer this. Tell me, I'm not going to print it. Just tell me that what will be stored in void. Can anyone tell me? 0. 0. 0. Perfect. Because we all know that 2 is not greater than 3. So 2 is not greater than 3 means it is false. So the numerical value which represents false in programming language is 0. So here 0 will be stored in void. Okay. Now similarly you can do anything. Suppose this way. Then I want to print hi. Achha, one more thing. Okay. Now suppose I tell you that you take input. Okay. Listen carefully. Okay. I have told you that take an input from the user. If that number is less than 10. Okay. If that number is less than 10, print hi. Okay. We will go step by step. Okay. If that, no, first of all, listen to the question. Okay. If that number is less than 10, print hi. If that number is greater than 10, okay, and less than 100, okay, if that number is greater than 10 and greater than or equal to 10, okay, or less than 100, print by, okay, otherwise print hello, leave it, anything, okay. So what I said, I have taken the input, I said that if that number is less than 10, so if y is less than 10, then I want to print I, okay. Now the thing. See, try to understand this. Okay, this is very interesting. Okay. Now, can anyone tell me the next step? What I said that if that number first of all listen carefully. If that number is less than 10, print high. Okay. Now the next step was if that number is greater than equal to 10 and less than 100, print bar. So what should I do here? Try. Anyone? What? Again, I couldn't hear you. Okay? Yes. Else if. Yes. Now, just one thing. Okay. What I want to say. Wait. Wait. This is the first one. Next one. Just a minute. Okay. Just wait. Can anyone tell me the difference between the two codes? Means I have same program, but this part and this part. Can anyone tell me the difference? What I have done, let me tell you. Here I have used else if, and here I have used if. Okay, means if else if else. Here I have used if else. So what will be the difference? How? I don't want answer or anything. Okay, because I haven't told you the value of y. I just want to know the cycle. Means how it will work. How Can I say? Yes. Right. But In the code, you have written if else if else. So it says that if the first condition is satisfied, then it will not check the second two conditions. Means else if and else statements will not be checked. perfect. If the first condition is false, then it will come to else if, and the same thing will be followed for else also. But in the second code, it will check both the if statements, irrespective of whether the first statement is satisfied or not satisfied. Just tell me the else belongs to which if? Can you tell me? Sorry, again? Second one. Perfect. Now you are totally correct. Let me tell this to everyone. Okay. Achha, did everyone get this? What he said? If you are okay, Yes, sir. everyone. Yeah. Yes, sir. Then I'm moving forward. Okay. If you are okay with this, then it's very good. Then I'm moving forward. So, achha, one interesting thing. Okay, I should. Can you please explain once I didn't understand what you did say? Okay. Let me tell you. Okay.
what he said, I'm going to repeat that in a different way, but he was totally correct. See, in this case, what will happen? First, we will check this. Okay, depending upon the value of y, we don't know what is stored in y. Okay, depending upon the value of y, first we will check that. Okay, if that part is replaced by 1, okay, it means that it is true. Okay, suppose if I give the value of y as 8, 8 is obviously less than 10, then that part will be replaced by 1. 1 means true. Statements under if will be executed. We have only one statement under if, that is high. After the execution, if this is true, what I want to say, if this is true, we are not going to check this or we are not going to follow this or it's over. What the processor will check or what the compiler first, it will tell the processor to do that if this is true, okay, if this part is true, I don't have anything to do with else if and else. Okay, else if and else. I don't have to do anything with else if and else. In the second case, this is a separate thing, this entire thing is a separate thing, and this entire thing is a separate thing. They are not related at all. What I want to check, in this case, it will check whether y is less than 10 or not. Okay, if y is less than 10, suppose the condition is true. ऊपर क्या हो रहा था, अगर y less than 10 था तो हम else में आ ही नहीं रहे थे. ओके, क्योंकि हो गया, एक चीज करेक्ट है, इसका मतलब मुझे बाकी नहीं चाहिए. ठीक है, वो हो गया, स्टेटमेंट्स अंदर एक प्रिंट होगा और मुझे नहीं चाहिए. नीचे क्या हो रहा है, भले ही ये सही हो या गलत हो, मैंने वापस से इफ लिखा है. इसका मतलब कि ये चेक होगा ही, ये पार्ट चेक होगा, ये कंडीशन चेक होगा. हाँ, ये जो एल्स है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है. इफ के बाद जो एल्स आता है वो एल्स उसके इमीडिएट प्रेडिसेसर इफ के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अब अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू रिटर्न करता है, ओके, तब मेरा एल्स में जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा. अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है तो मेरा एल्स में जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस वन. ऊपर क्या था, जो कि ऊपर मैंने इफ के बाद एल्स इफ दिया था, यहाँ मैंने इफ दिया, यहाँ मैंने एल्स इफ दिया. तो यहाँ पर अगर ये ट्रू है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा ही नहीं, और अगर ये फॉल्स है तभी मैं यहाँ पर जाऊंगा. ठीक है, यहाँ पर ये ट्रू हो चाहे जो हो मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों जगह इफ लगाया है, तो चाहे ये ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, मुझे यहाँ पर आना ही है. मतलब कोई भी सिनेरियो में ये चीज मेरा चेक होगा ही होगा. अब अगर ये ट्रू होता है तो मेरा ये बाय प्रिंट होगा, हम एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. अगर ये मेरा फॉल्स होता है, ये वाला चीज अगर मेरा फॉल्स, मतलब ये एंटायर थिंग अगर ये मेरा फॉल्स होता है तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. आई होप इट इज क्लियर नाउ. यस और नो? रिप्लाई. दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? ऊपर मैंने एल्स इफ, पर मुझे ये चीज पूछना है कि ऊपर वाले स्टेटमेंट में इफ अगर फॉल्स हुआ तब इफ एल्स चेक होगा और एल्स भी चेक होगा. नहीं, चीज क्या है, अच्छा, अगर एल्स भी फॉल्स हुआ तब एल्स चेक होगा. एल्स मतलब अगर सब फॉल्स हुआ तब, ये याद रखना. ठीक है, एल्स कब काम आता है, मैंने बोला कि अगर तुमको 100 में से 20 से कम मिला, ठीक है, देन यू हैव टू स्टडी 10 days. ओके, ऐसा. ठीक है, अगर तुमको 100 में से 20 से कम मिला, ठीक है, और फिर मैंने बोला अगर तुमको 20 से ज्यादा पर 80 से कम मिला, देन यू हैव टू स्टडी 5 days. ठीक है, अब मैंने बोला अगर तुमको 80 से ज्यादा मिला देन यू डोंट हैव टू स्टडी, तो वो एल्स में चला गया. मतलब 80 से ज्यादा तुमको कुछ भी मिलता है देन यू डोंट हैव टू स्टडी, तो वो एल्स पार्ट में आ गया. ठीक है, एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा अगर उसके ऊपर सब कुछ फॉल्स हुआ है. ओके, बट in this case this else depends on this if. ओके, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये अपना अलग ही if है. ओके, ये चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये वाला चीज. ओके, ये चेक होगा ही. ओके, हाँ, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम एल्स पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे. ठीक है, इसके ऊपर अगर ये ट्रू होता है तो हम एल्स नहीं जाएंगे, अगर ये फॉल्स होता है तो फिर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स अंडर एल्स. ओके, अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, इंटरेस्टिंग, मतलब मेरा फेवरेट है एक प्रोग्राम में. और देखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, लॉजिकल ऑपरेटर काम कैसे करता है पहले हम वो देखते हैं. ओके, लिसन, इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑपरेटर. ओके, एंड बिट ऑपरेटर भी है, इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं. ओके, लॉजिकल एंड ऑपरेटर. ओके, वेट, हाउ दिस वर्क्स.
एंड के, लॉजिकल एंड के अगर लेफ्ट और राइट में दोनों जगह अगर मेरा ट्रू आता है तभी इसका आउटपुट ट्रू होगा। एंड के लेफ्ट और राइट ओके दोनों जगह अगर ट्रू आता है तभी इसका आंसर ट्रू होगा। मतलब पहले हम यहां पर आएंगे लेफ्ट ओके। अच्छा 2 greater than 3 this will be replaced by what? I just want to know that 2 greater than 3 0 ओके यहां पर आके 0 0 मतलब फॉल्स। अब यहां पर आओ 10 लेस देन 4 0 ओके तो मतलब नहीं है मैंने क्या बोला कि यहाँ तो दोनों ही 0 है इसका मतलब इट विल रिटर्न 0 ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 होता तो मेरा जो लॉजिकल एंड है वो 0 रिटर्न करता है ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप y का वैल्यू प्रिंट करोगे तो आपको 0 मिलेगा ठीक है। तो लॉजिकल एंड इस तरीके से काम करता है। नाउ माय क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग ओके सी दिस। वन मोर थिंग ये बताने से पहले लेट मी टेल यू प्रिंटर इज अ फंक्शन ओके। प्रिंटर क्या करता है वो अपना काम परफॉर्म करेगा। प्रिंटर का काम मैंने क्या बोला 1 मिनट जस्ट अब यहाँ ये काम कैसे करेगा। अच्छा इक्वल टू के राइट में जो है वो पहले एग्जीक्यूट होता है ठीक है। इक्वल टू के राइट में मेरा क्या है ये स्टेटमेंट दिस वन। तो प्रिंटर का काम क्या है? प्रिंटर का काम है कंसोल पे प्रिंट करना। तो यहाँ प्रिंटर क्या करेगा यहाँ प्रिंटर हेलो कंसोल पे प्रिंट करेगा ओके। तो मैं मतलब क्या होगा हेलो कंसोल पे प्रिंट हुआ। प्रिंट करने के बाद क्या होगा दिस पार्ट will be replaced by the number of characters printed by this printer. Try to understand. This part will be replaced by the number of characters printed by the printer. In this case, printer is printing how many characters? 5. Okay. So, what will be stored in y? 5 will be stored in y. So, I have printed here y. So, अगर मैं print कर अच्छा, can you tell me the output of this code? The entire output? Can anyone tell me the entire output of this code? Don't run, just think. Okay. Hello 5. Why hello 5? First of all, this part will be executed. What is the work of this part? Printer का काम क्या है? वो कंसोल पे वो hello print करेगा। लेकिन hello print करने के बाद वो अपने जगह पे number of characters printed by it वो छोड़ के चला जाएगा। ऐसे समझो। रिटर्न कीवर्ड क्या होता है वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है बट ये समझो कि यहाँ पर that will be replaced by the number of characters it has printed. That will be replaced by 5. 5 will be stored in y. Then again I am printing y. So hello 5 will be printed. Let me run this code. Hello 5 will be printed. Okay. तो ये मैं क्यों बताया? Actually इसके बताने के पीछे मेरा एक मकसद था. Okay. Just a minute. Think. First of all, tell me, come, okay. This is logical and, okay. We'll start executing from the right side of assignment operator equal to operator. Okay, ये assignment operator है. We'll start executing from the right side of equal assignment operator, equal operator. This part will be replaced by what? This part will be replaced by 5 because first of all what will happen think printer what I have told printer will print hello on the console okay then it will be replaced by 5. So technically just see this I am writing here I have 5 here okay this is logical and here I have 3 because what printer will do it will print by and then that will be replaced by the total number of characters printed by it that is 3 okay अच्छा मैंने क्या बोला था लॉजिकल एंड के अगर लेफ्ट और राइट ठीक है लेफ्ट और राइट दोनों जगह ही मेरा ट्रू होता है मतलब कि कोई अगर ट्रू मतलब कोई नॉन जीरो नंबर लॉजिकल एंड के लेफ्ट और राइट दोनों जगह अगर कोई नॉन जीरो नंबर होता है तब
वो क्या रिटर्न करता है? 1 मतलब यहाँ पर ट्रू मतलब नॉन जीरो। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? hello by 1. परफेक्ट। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो विल बी प्रिंटेड, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 5, देन बाय विल बी प्रिंटेड, it will be replaced by 3. Okay, so hello and bye. We have two things on the console. Both are printed. Now the work of this logical AND operator will come. It will check that मेरे लेफ्ट में एक नॉन जीरो नंबर है मतलब ट्रू, मेरे राइट में एक नॉन जीरो नंबर है मतलब ट्रू। इसका मतलब मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, तो ट्रू मतलब ये 1 रिटर्न करेगा, वो 1 मेरा y में स्टोर होगा और यहाँ हम y प्रिंट कर रहे हैं, तो hello bye 1 will be printed. Okay, sorry, maybe I have to remove this. Okay, hello bye 1 will be printed. Hello bye 1. Okay, अच्छा ये समझ में आया ये चीज? अगर किसी को डाउट है तो पूछो कि लॉजिकल एंड काम कैसे करता है, समझ में आया? सर हाँ बोलो सर, लास्ट में 1 क्यों आया? लास्ट में 1 इसलिए आया, देखो लॉजिकल, देखो जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ना, या जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो या तो 0 या तो 1 रिटर्न करते हैं, ठीक है? 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू उनके लिए। ओके, तो मैंने क्या बोला कि लॉजिकल एंड के लेफ्ट और राइट में अगर नॉन जीरो कोई भी नंबर रहता है तो नॉन जीरो नंबर को हम ट्रू मानते हैं, ठीक है? तो लॉजिकल एंड के लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह ही अगर कोई नॉन जीरो नंबर रहता है, मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर रहता है, तो उसको वो ट्रू मानेगा, ठीक है? नॉन जीरो ट्रू, 0 फॉल्स। तो लॉजिकल एंड के यहाँ पर लेफ्ट में मेरा 5 होगा बिकॉज printf hello, so that part will be replaced by the number of characters printed by it मतलब 5, और यहाँ पर printf by that part will be replaced by the number of characters printed by it मतलब 3। तो लॉजिकल एंड के लेफ्ट में 5 है और राइट में 3 है, मतलब दोनों ही नॉन जीरो है। इसका मतलब ये 1 रिटर्न करेगा, समझ में आया? ओके, अगर दोनों में से कोई एक भी 0 होता तो ये 0 रिटर्न करता है। लॉजिकल एंड के लेफ्ट राइट दोनों जगह अगर कोई नॉन जीरो नंबर है दोनों जगह, तब वो 1 रिटर्न करेगा, और दोनों में से अगर कोई एक भी 0 हो जाता है, दोनों में से अगर कोई एक भी 0 हो जाता है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब 0 रिटर्न करेगा। तो इस केस में यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 मतलब 2, यहाँ पर 3 मतलब कि दोनों ही नॉन जीरो मतलब दोनों ही ट्रू, सो इट विल रिटर्न 1। Okay? Okay. Now the most important question, and I think the best part of this session. Okay, just try to understand. Okay. बस ये चीज समझना, लॉजिकल एंड के दोनों में से किसी एक साइड भी, लॉजिकल एंड के दोनों में से किसी एक साइड भी अगर 0 आता है, इसका मतलब वो 0 रिटर्न करेगा। ओके, दोनों साइड ही मुझे नॉन जीरो चाहिए तभी 1 आएगा। अगर एक साइड भी 0 मिलता है तो मतलब कि मेरा वो 0 रिटर्न करेगा। नाउ आंसर दिस। एक मिनट, ये जो करेक्ट आंसर कर दिया ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो नॉर्मल स्टडी, वो इतना मतलब ब्रिलियंट होगा अगर इसका आंसर कोई करेक्टली कर देता है कि अगर वो नॉर्मल पढ़ाई भी करता है ना, तो अच्छा खासा पैकेज उसके लिए रखा है किसी भी अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए। जस्ट थिंक इसका आंसर क्या होगा। थिंक लॉजिकल एंड ऑपरेटर, डोंट, जल्दी नहीं, कुछ इसमें ट्रिकी है तभी मैंने ये किया है, वो सोचना, ठीक है? मतलब मैं तो ऐसा बोला हूँ हाई पैकेज मिलेगा, मैं कुछ समझाया हूँ उसी के ऊपर, बस ये सोचना है लॉजिकल एंड के लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह अगर नॉन जीरो आता है तो वो 1 देगा, ठीक है? और अगर दोनों में से कहीं एक भी 0 आता है तो वो 0 देगा, दोनों में से कहीं एक भी 0 आता है तो वो 0 देगा। अब बताओ इसका आंसर क्या है? हेलो जीरो। रॉन्ग। सोचो। ओनली जीरो। Can you explain? Yes, sir, only 0. I want the explanation. I want the explanation. Sir, the first on the left one, that is initialization of the. Okay, so that is nothing. So printf is not printing anything on the console, so it will return 0 because 0 is the number of characters it has printed. It has printed nothing means 0.
Okay, so that part is replaced by 0. Then and hello is that is That is replaced by non-zero 5. number, so that's 5, so that's 1, that's true. okay, So was 0 and 1 will result only 0, so perfect. The value of y is 0. You are perfectly correct. Okay, you are absolutely correct. Okay, but why this hello is not print? Why this hello is not print? Sir, the hello won't. One at a time. Sir, They say once the left side comes 0, it won't. The control won't go to hello, means the right side, because it has already encountered 0, so it will directly. it is as perfect, very good, absolutely correct. I am pleased. Okay, why? यार जैसे मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ठीक है, सिंपल भाषा में समझना। मैं तुमको बोलता हूँ कि किसी का नाम तो नहीं पता, कोई भी ले लो, XYZ एक पर्सन है, ओके, तुम्हारे में से ही मैं बोलता हूँ कि अगर तुमने ऐसे समझो, अगर तुमने पहला सॉल्व किया, मतलब मैं तुमको 2 क्वेश्चंस दिया, ठीक है, और मैंने तुमको बोला कि दोनों में से तुमसे अगर एक भी सॉल्व होता है तो मैं तुमको एक लैपटॉप गिफ्ट करूंगा। ओके, मैंने ऐसा बोला कि दोनों में से तुमसे अगर मैंने तुमको 2 क्वेश्चंस दिया और मैंने कहा दोनों में से एक भी सॉल्व होता है मैं तुम्हें लैपटॉप गिफ्ट करूंगा। तुमको क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए। तुम सबसे पहले क्या करोगे? ऐसे समझो, सबसे पहले तुम सीक्वेंस वाइज पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब अगर पहला क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाता है तो तुमको दूसरा क्यों सॉल्व करना है यार? तुमको पता है कि मुझसे पहला सॉल्व हो चुका है, इसका मतलब सर या भैया ने मुझे बोला था कि अगर मुझसे दोनों में से एक भी क्वेश्चन सॉल्व होता है तो मुझे लैपटॉप मिलेगा। अगर मुझसे पहला सॉल्व हो गया तो क्या मैं दूसरा सॉल्व करने जाऊंगा? नहीं, मैं दूसरा क्यों सॉल्व करूंगा यार? पहला सॉल्व आपने बोला था दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है, मैंने पहला सॉल्व कर दिया, मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए। सिमिलरली हियर लॉजिकल एंड क्या बोलता है? लॉजिकल एंड बोलता है कि दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स होगा। यस और नो? लॉजिकल एंड क्या बोलता है? अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स होगा। तो यहाँ पर तो उसको 0 मिल जा रहा है, तो लॉजिकल एंड को पता है कि राइट में कुछ भी हो मेरा आंसर 0 ही होने वाला है। तो लॉजिकल एंड उतना मतलब बहुत ही लेजी है, ठीक है, लॉजिकल एंड लेजी है, वो राइट में जाएगा ही नहीं क्योंकि उसको पता है कि उसको लेफ्ट में 0 मिल चुका है, इसका मतलब वाई में 0 ही जाएगा। उसको पहले ही 0 मिल गया है, उसको पहले ही 0 मिल चुका है ना, तो वो राइट में जाएगा ही नहीं क्योंकि दोनों में से ये पोर्शन, ये जो पूरा है जो भी और ये पूरा है, इन दोनों में से अगर एक भी 0 होता है तो आंसर 0 आएगा। अब चीज समझो, वेट एक बार मैं रन करके दिखा दूं कि तुम लोग को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिले। ओके, और मतलब वन मोर थिंग, आप लोग मतलब ये वार्निंग पे मत जाओ, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि 0 लेंथ फॉर्मेट स्ट्रिंग, वो सब कुछ नहीं है। जस्ट यू चेक हियर, 0 प्रिंट हुआ है ना? जीरो प्रिंट हुआ, वार्निंग पे मत जाओ, ठीक है। वार्निंग ये बोल रहा है कि आप ये क्या कर रहे हो, ठीक है, कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हो वैसे, तो प्रिंटर भी तो सोचेगा ना कि क्या कर रहे हो भाई, बिना अगर कुछ प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, दैट थिंग। ओके, अब जैसे क्या होता है, अब मैं एक और चीज दिखा रहा हूं। इस पर आउटपुट बोलो, हेलो 0। हेलो 0। यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर क्या किया? पहले यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आ गया 5 नॉन 0 है मतलब ट्रू। अब क्या है, लॉजिकल एंड क्या बोल रहा है? नहीं, पहला जो मिला वो मुझे ट्रू मिला, ठीक है, तो मुझे दूसरा भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि अगर दूसरा मेरा फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स होगा, अगर मेरा दूसरा होता है तो आंसर ट्रू होगा। इसीलिए फिर दूसरा पे आया, दूसरा मुझे 0 मिला तो वाई में 0 जाएगा, तो यहाँ हेलो 0 प्रिंट होगा। वेट, यहाँ पर कुछ अच्छा, अगेन दिस थिंग, हेलो 0। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज होगा क्योंकि मतलब वार्निंग बस ये दे रहा है कि व्हाई यू आर यूजिंग printf लाइक दिस, यू डोंट वांट टू प्रिंट एनीथिंग ऑन द कंसोल बट स्टिल यू आर यूजिंग printf, तो डजंट मैटर, हमारा आउटपुट हेलो 0 आया। ओके, नाउ मैं बस एक स्टेटमेंट बोलूंगा, उसके बाद आप लोग इसका आंसर बोलोगे। जैसे लॉजिकल एंड होता है, ठीक है, वैसे ही लॉजिकल और होता है। लॉजिकल और का सिंबल ये होता है, सॉरी, ओके, लॉजिकल और ये बोलता है, लॉजिकल एंड क्या बोल रहा था, लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई एक 0 मतलब आंसर 0,
लेफ्ट या राइट, दोनों में से कोई एक जीरो मतलब आंसर जीरो, दोनों में से कोई एक फॉल्स मतलब आंसर फॉल्स, दोनों ही ट्रू तभी आंसर ट्रू होगा, ठीक है। लॉजिकल एंड वो बोलता था, लॉजिकल और क्या बोलता है, दोनों में से एक ट्रू आंसर ट्रू, इसका आंसर क्या होगा, दोनों में से एक ट्रू आंसर ट्रू, दोनों में से कोई भी एक ट्रू आंसर ट्रू, इसका आंसर क्या होगा, हेलो वन। हेलो वन, ठीक है। अच्छा वेट, इसका आंसर क्या होगा, Hello one. हेलो हेलो वन। हेलो वन। सिर्फ हेलो वन, क्यों, जस्ट पहले मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ, हेलो वन क्यों, लॉजिकल और क्या बोलता है, कोई भी एक ट्रू मतलब आंसर ट्रू, तो यहाँ पर जब हम आए तो हमें यहाँ पर पहले तो हेलो प्रिंट होगा, ठीक है, हेलो प्रिंट होने के बाद दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय 5, ओके, 5 इज अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर मतलब ट्रू, तो एक ट्रू तो मिल चुका है, तो आगे जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पता है लॉजिकल और ये बोलता है कि दोनों में से एक भी ट्रू मतलब ट्रू। डिड यू ऑल गेट इट? यस सर। लॉजिकल और इस तरीके से काम करता है, दोनों में से दूसरा हेलो की जगह और भी कुछ लिखा होता फिर भी रिटर्न में आता मेरा हेलो वन ही ना। बिल्कुल कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, ये यहाँ पर जाएगा ही नहीं, ये यहाँ पर जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि और लॉजिकल और को चाहिए एक ट्रू, जैसे लॉजिकल पहला वाला ट्रू आ ही गया पहले। पहला वाला ट्रू आ गया, लॉजिकल एंड को क्या चाहिए था, लॉजिकल एंड को चाहिए था एक फॉल्स, ठीक है, अगर उसको लेफ्ट में फॉल्स मिल गया लॉजिकल एंड को, वो राइट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे उसको पता है कि एक फॉल्स मिल गया मतलब आंसर फॉल्स होगा, लॉजिकल एंड बोला, ठीक है। लॉजिकल और क्या है, उसको चाहिए ट्रू, एक भी ट्रू मतलब आंसर ट्रू, दोनों में से मतलब दिस और दिस, दोनों में से अगर एक भी नॉन जीरो नंबर होता है, नॉन जीरो नंबर देता है मतलब ट्रू आंसर ट्रू, तो अगर मुझे यहीं पे नॉन जीरो नंबर मिल गया जो कि यहाँ 5 आएगा, इट मींस 5 आएगा, इट मींस ट्रू, तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, वाई में मेरा ऑब्वियसली बन जाएगा क्योंकि दोनों में से एक भी ट्रू मतलब ट्रू, हेलो वन विल बी प्रिंटेड, यहाँ जाएगा ही नहीं। हाँ ऐसा कर दूंगा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? जो राइट साइड में लिखे हैं भैया वो और वन। बहुत बहुत एक्सीलेंट, ठीक है। भैया यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं लिखे या आप जीरो लिख दे तो नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे ना ये बोल रहा है, ये यही बोल रहा है ना, हाँ देखो, हाँ ये कैरेक्टर हुआ, ठीक है, जीरो से मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट इज प्रिंटिंग, 3 कैरेक्टर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हो पता है, यहाँ पर पहले तो कंसोल पे 0 प्रिंट होगा, ओके, और उसके बाद दिस थिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 बिकॉज़ इट इज प्रिंटिंग 1 कैरेक्टर। मैं ये नहीं बोला कि नंबर क्या है, मैं बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट इज प्रिंटिंग, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है ये, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ट्रू, इसका मतलब आगे जाएगा ही नहीं, इसका आंसर होगा 0 1। हाँ भैया, ठीक है, हाँ भैया। तो ये हुआ, देखो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में ना ऐसा कोई करता नहीं है, ऐसा नहीं करता है, इसीलिए देखो ये वार्निंग दे रहा है, ठीक है, देखो ये वार्निंग देगा, एरर नहीं देगा, वार्निंग देगा, देखो वार्निंग दे रहा है ना। अगर मैं नॉर्मली एक चीज तुमको दिखा रहा हूँ, अच्छा और एक चीज रुको, बोलो इसका आंसर क्या होगा? Space one. बस स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ओके, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, इसीलिए देखो मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ, वार्निंग क्यों दे रहा है मैं अभी समझा दे रहा हूँ। इफ आई डू लाइक दिस प्रिंटफ, वेट, प्रिंटफ क्या सोच रहा है कि देखो यहाँ पर वार्निंग दिया, यार तुमको जब कुछ प्रिंटिंग नहीं कर रहा है तुम प्रिंटफ यूज क्यों कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक स्पेस दे देता हूँ तो वार्निंग नहीं देगा, यहाँ एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा बिकॉज़ आई एम प्रिंटिंग समथिंग ऑन द कंसोल, तो मैंने प्रिंटफ यूज किया, ओके। अभी कुछ नहीं दिखा है कि यहाँ एक स्पेस, ओके ना, आई होप इट इज क्लियर। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टॉक्ड अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स और ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला चीज याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो है इस इक्वल टू को हम, मतलब ये इक्वल टू है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और अगर मैं यहीं पे ये मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर है, या फिर आप इसको रिलेशनल बोलो या फिर इसको इक्वालिटी बोलो, बोथ आर डिफरेंट,
ऊपर वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, ओके, वो असाइन कर रहा है, ओके। तो ओके, आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। देखो मैंने जैसा बोला है तो बहुत कुछ सी प्रोग्रामिंग में, हम अपने ट्रेनिंग सेशन में और डेप्थ में करेंगे, ओके। और जैसा मेरा काम था, मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बोलना चाहूंगा। सी देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कोडिंग एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि देखो, अब तुम्हें मैंने लूप्स बताया नहीं, लूप्स पढ़ाया नहीं है, बट जिसको लूप्स पता होगा मैं उनके लिए बता रहा हूँ। इफ आई टेल यू टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ओके, अगर ये काम किसी नॉर्मल कोडर को दिया जाएगा, वो लूप चलाएगा 1 से लेकर के n तक और एक वेरिएबल में सम स्टोर करता जाएगा। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर होगा, एक बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला यूज करेगा n into n plus 1 by 2, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यू हैव टू ऑप्टिमाइज, द मोर यू ऑप्टिमाइज द बेटर यू गेट, ओके। टाइम लिमिट बहुत मैटर करता है वहां पर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मैटर करता है, ओके। तो देखिए, अब ज्यादा टाइम तो हमारे पास था नहीं, तो हम ज्यादा कवर तो कर नहीं भैया पाए। स्टार्टिंग में क्या बताए थे, थोड़ा बता देना, हम तो लेट ज्वाइन किए थे। स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं बताया था, आई होप तुमको पता होगा। स्टार्टिंग में मैंने बस आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया था, ओके। स्टार्टिंग में मैंने स्कैनफ प्रिंटफ के बारे में बताया, ठीक है। इनपुट कैसे लेते हैं वो बताया स्कैनफ यूज करके, ओके। प्रिंट कैसे करते हैं प्रिंटफ यूज करके, वो बताया। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होता है मैंने वो बताया, ओके। देन आफ्टर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, आई हैव टॉक्ड अबाउट द आइडेंटिफायर्स। उसके बाद मैं सीधा ऑपरेटर्स पे आ गया, ठीक है। मैंने पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स बताया, ओके। उसके बाद मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स बताया, और कुछ नहीं। तो भैया ये कोर्स में आप ही पढ़ाएंगे ना? हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। इस कोर्स में मैं ही अभी पढ़ाऊंगा। आप 1 महीना में कहाँ तक क्या क्या पढ़ा देंगे भैया? देखो, एक ही महीना चलेगा कोर्स ना? 1 से 1.5 महीना चलेगा, ठीक है। और बात ये है कि इतना तो कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि तुम लोगों को, देखो जानते हो, मैं देखो प्रैक्टिकली तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को ना बहुत सजेशंस मिलेगा, लेट मी टेल यू। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को बहुत सजेशंस मिलेगा यूट्यूब पे, इतने अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स, दिस दैट, लेकिन एक पुशअप चाहिए होता है, ये समझ लेना, ठीक है। हम तुम्हें वो पुशअप प्रोवाइड करेंगे। हम तुम्हें सिर्फ सी नहीं पढ़ाएंगे, सी के साथ हम तुम्हें प्रोग्रामिंग के दुनिया में एंटर कराएंगे, क्या क्या स्टेप्स है, ठीक है। एक बार तुम अगर बेसिक्स कवर अप कर लोगे ना, उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस के लिए तुम कुछ भी फॉलो कर सकते हो, कोई बुक, कोई चैनल, कुछ भी। लेकिन वो पुश रिक्वायर्ड है, क्योंकि तुम कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लो, वो तुम्हें डेप्थ में नहीं कराएगा, ठीक है। सर हम लोगों का एडवांस भी किया जाएगा? बिल्कुल, हम एक छोटा प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो लोग बोलते हैं कि वी कैन नॉट create projects using C programming, but I'll do it for you all. We'll make one project also. भैया वो कहना चाहते हैं कि ये कोर्स जो है 1 महीना तक ही चलाया जाएगा कि जब तक खत्म नहीं होता तब तक चलाया जाएगा? 1.5 महीना तक चलेगा, ओके। मतलब एक शेड्यूल नंबर ऑफ क्लासेस रहेगा। अब इसमें मैं तुमको बता दे रहा हूँ, सपोज मैं तुमको बता रहा हूँ, सपोज मैं 16 क्लासेस देने का बात हुआ, ठीक है, 16 क्लासेस, ओके। अब वो 16 क्लासेस में हो सकता है कभी, देखो मैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करूंगा, हो सकता है कोई एक दिन कोई बिजी हो या कोई क्लास ना कर पाए, तो फिर वो टाइम चेंज होगा, ठीक है। वो 16 क्लासेस में मेरा गारंटी है कि एक लेवल तक तुम लोग पहुंच जाओगे। और हाँ, इतना गारंटी मैं ले रहा हूँ कि अगर वो 16 क्लासेस के बाद भी तुम्हें लगता है कि सर या भैया आपने जो कंसेप्ट कराया है उसमें हमें डाउट है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मैं ऑलवेज रेडी, ठीक है। वो अगर इन द करिकुलम ऑफ एजुकेशन नहीं भी रहा तो यू ऑल कैन पर्सनली कांटेक्ट मी, मैं शुभजीत से बात करके एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवा दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतना समझ लो कि अगर तुम पे कर रहे हो तो उसका मतलब प्रॉपर वे में तुमको समझ में आया कि हाँ मैंने इतना पे किया, तो तुमको समझ में आया कि तुमको उतना नॉलेज मिला है, इसका गारंटी हमारा रहेगा। साथ ही साथ कोर्स, ये हाँ बोलो, ये कोर्स ऑनलाइन ही होगा? ऑनलाइन ही होगा, बिल्कुल। भैया इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी रहेगा? रिकॉर्डिंग्स भी रहेगा, बिल्कुल। तुम लोगों का एक गूगल क्लासरूम क्रिएट किया जाएगा, मतलब ओके, तो गूगल क्लासरूम में हमारा एक सेक्शन रहेगा। आई विल क्रिएट वन सेक्शन इन दैट ऐप गूगल क्लासरूम, और वहां पर रिकॉर्ड। Priyanshu sir, please open the site and show it. Okay. अरे शोध, मैं तुमको ये बोलने वाला था एक्चुअली, मेरा व्हाट्सएप खुल नहीं रहा है, ओके। तो बेटर रहेगा अगर तुम एक बार Just अपना go स्क्रीन to शेयर करके Google. दिखा। Just go to Google and search our name and okay, I'm providing the link on the एक channel. मिनट, हाँ ओके ओके ओके। अच्छा भैया, ये आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है?
जहाँ पे ये आप सिखा रहे थे? ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ऑनलाइन एडिटर है, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, शुभजीत जस्ट अ मिनट मुझे बताने दो। जैसे देखो, अभी मैं ना मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करता हूँ, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेजेस मतलब सी, ओके, जैसे मैं सी करता हूँ तो सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। तो सबके लिए ना अलग से एडिटर और कंपाइलर रखना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑनलाइन एडिटर है। जैसे कि अभी मैं सी में कोड कर रहा हूँ, देख पा रहे हो। चाहो तो सी प्लस प्लस चूज कर सकते हो, पाइथन सी चूज कर सकते हो, जावा चूज कर सकते हो, सी प्लस प्लस टर्बो सी टर्बो सी प्लस प्लस 17, सी प्लस प्लस 14, सी प्लस प्लस जो चाहो वो, पर्ल, रूबी, पास्कल, फॉर्ट्रन, हैस्कल, असेंबली, ठीक है, आर। तो ये है ऑनलाइन एडिटर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन एडिटर्स अवेलेबल है। कोडशेफ का एडिटर यूज कर सकते हो, हैकर रैंक का यूज कर सकते हो, हैकर अर्थ का यूज कर सकते हो, बहुत सारा है, ठीक है। हाँ ठीक है। और अगर क्वेश्चन है तो पूछते रहो, तब से मैं अपने मतलब हमारी कंपनी का वेबसाइट का एक ओवरव्यू तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जस्ट मिनट, यही प्रॉब्लम हो रहा है, देखो मेरा चैट बॉक्स ही नहीं। हाँ जस्ट, Sir, हाँ बोलो बोलो। I have one question. हाँ If I write A equals to B, will A and B point at the same memory space or different memory space in हाँ, C? देखो डिफरेंट। Oh, जो तुम thank बोले you. हो ना, जो तुम बोले हो, हाँ, अगर वो पाइथन होता ना तो सेम होता, ठीक है। हाँ, अगर वो पाइथन होता तो सेम होता, बट यहाँ पर डिफरेंट। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठीक है मैं बता ही दे रहा हूँ, भले ही पाइथन नहीं है। जैसे पाइथन में क्या होता है, जस्ट लिसन, हाँ, जिसको पाइथन पता है वो रिलेट कर पाएंगे। सपोज यू हैव डन a equals to 10, b equals to 10, c equals to 10, d equals to 10, e equals to 10, ओके। तो एक्चुअली वी हैव 5 वेरिएबल्स, इसीलिए ना पाइथन बहुत ही मेमोरी एफिशिएंट है यार। बहुत अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा, इससे मैं थोड़ा सा और बोल रहा हूँ, पाइथन इसलिए बहुत मेमोरी एफिशिएंट है। मेरा हाथ देखना, ठीक है, समझ पाओगे। जस्ट इमेजिन सी में क्या होगा और पाइथन में क्या होगा, सुनना बहुत अच्छा लगेगा। तुमको पाइथन नहीं पता है जिसको, वो भी सुनो, बस 2 मिनट। हाँ, सेम काम मैंने सी में किया, मतलब सपोज ये, और पाइथन में सेम, पाइथन में बस ये होगा, पाइथन में हमें डेटा टाइप मेंशन नहीं करना होता है, ओके। सेम काम हमने पाइथन में किया। पाइथन में क्या होगा, एक बॉक्स क्रिएट हुआ जिसमें 10 स्टोर्ड है, ए बी सी तीनों उसे पॉइंट करेगा, क्लियर। पाइथन में क्या हुआ, एक बॉक्स है रैम में जिसमें 10 स्टोर्ड है, ए बी सी तीनों उसे पॉइंट करेगा। लेकिन सी सी प्लस प्लस जावा में 3 अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होगा, क्लियर कर पाया? यस और नो? yes, sir. सी सी प्लस प्लस जावा में क्या होगा, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड, ओके, और 3 वेरिएबल्स नॉट 3 मेमोरीज विल बी क्रिएटेड, ओके, इन सी सी प्लस प्लस एंड जावा। पाइथन में क्या होगा, एक बॉक्स उसमें 10 है, ऑल द वेरिएबल्स विल पॉइंट टू दैट बॉक्स। अगर वो वेरिएबल मतलब वो एक्चुअली वो वेरिएबल उस 10 को पॉइंट कर रहा है, समझ में आया? तो अच्छा, इससे कितना फायदा है पाइथन में, सोचो, मेमोरी बच रहा है, तो रैम का मेमोरी बच रहा है। यहाँ पर देखो ए बी सी तीनों में 10 है। देखो अगर मैं इंटीजर का साइज 4 बाइट्स पकड़ता हूँ तो यहाँ पर कितना लगेगा, 12 बाइट्स लग जाएगा, ठीक है। और पाइथन में वो 4 बाइट्स में ही हो जाएगा। दिस इज द बॉक्स, 10 इज स्टोर्ड हियर, ए बी सी डी ई, जितना 10 स्टोर कर रहा है सब उस पॉइंट कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस, ओके। तुम जो बोले वो कब करेक्ट होता, अगर पाइथन होता था, ठीक है, कि अगर बी 10 स्टोर कर रहा है और ए में मैंने बी असाइन कर दिया इक्वल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके, तो 10 को ही ए बी दोनों पॉइंट करते हैं। बट इन सी सी प्लस प्लस जावा द थिंग इज डिफरेंट, ओके। Yes, sir. नाउ लेट मी शो यू आवर साइट। तो ये हमारा साइट है, ठीक है। लिंक आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है। जिसने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल करिए। देखिए एक चीज समझिएगा, ठीक है। पहले मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्सेस में जाइएगा, कॉलेज स्टूडेंट्स, ओके। ये सारा कोर्सेज है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है या फिर रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग विद पाइथन, then we have core Java, Python programming. This is my section, okay. C and competitive programming. This is my section. And मैं बोलूँगा एक बार प्लीज वेबसाइट पे जाइए और चेक करिए आपको क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम आपको सिखाएंगे नहीं, we provide you
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, वी आर ISO सर्टिफाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, हम हमारा जो कंपनी है वो ISO सर्टिफाइड है, विल प्रोवाइड यू लाइव क्लासेस तो रहेगा ही, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेगा, ठीक है, ट्रेनिंग सेक्शन लाइव। भैया हाँ बोलो। ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप देंगे, ये कितने दिन तक मेरे पास रह सकता है? तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, तुम डाउनलोड कर लेना, तुम्हारे पास वो हमेशा डाउनलोड रहेगा। करके अपने मेमोरी में रख लेंगे? हाँ अच्छा, मैं ऐसे होगा। हाँ, हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेना, ठीक है। हम क्या करेंगे, अच्छा हम क्या करेंगे, देखो यूट्यूब पे तो अपलोड ऑब्वियसली नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं होगा। हम गूगल ड्राइव में अपलोड करके, ठीक है, उस मतलब उस सेक्शन का लिंक आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर इससे बेटर किसी के पास सजेशन होगा तो प्लीज को सजेशन शेयर करना। ओके, तो ये रहा, आप यहाँ से आप लोग व्यू डिटेल्स पे नहीं क्लिक नहीं, करके एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ बोल दूं। जो वीडियो हाँ। रिकॉर्डेड होंगे ना, जो वीडियो रिकॉर्डेड होंगे ओके। वो वीडियो यूट्यूब में ही रहेगा और सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा जो कि जिसका मेल हम लोगों के पास रजिस्टर्ड है। मतलब आप लोग जो ईमेल से रजिस्टर्ड किए हो वही ओके, ईमेल से हाँ। आप यूट्यूब में देख सकते हैं, और कोई खोलेगा तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा उसका। मतलब एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर देंगे हम लोग, बात यही है। ओके, एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, दैट इज आल्सो वेरी गुड आइडिया, सो वी कैन डू दैट। ओके, और ये रहा तो मैंने जैसा इसका बोला, मतलब अगर वो कोर्स नहीं भी करे तो भी हमको वो क्लासेस दिख पाएंगे। फिर से बोलो, क्या बोले? इसका मतलब हम अगर वो कोर्स नहीं भी करे तो भी हमको वो वीडियोस मिल जाएंगे। अगर कोर्स नहीं करे मतलब नहीं, तुम अगर रजिस्टर करते हो इसमें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम रजिस्टर करते हो, फिर अगर तुम रजिस्टर करोगे तब तुम्हारे पास एक्सेस, तुम्हारा ईमेल आईडी हमारे पास आएगा, तब हम तुमको एक्सेस देंगे, समझे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, अगर तुम रजिस्टर करते हो तब, और ये तब तुम्हारा ईमेल आईडी हमारे पास आएगा, तो फिर हम तुमको एक्सेस दे देंगे, ठीक है। और ये पूरा कोर्स कंटेंट है, ये हमारा मतलब एम है, हमें ये चीज कवर करना है, ठीक है। अगर हम विद इन टाइम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम आगे भी जाएंगे, बहुत कुछ है सीखने सीखने के लिए, प्रोजेक्ट तो हमें करना ही है। और साथ ही साथ जैसे कि नाम है CN कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मैं आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स से अवेयर करवाऊंगा, जैसे कोडशेफ है, हैकररैंक है, हैकरअर्थ है, एडकोडर है, ठीक है, प्रेप बाइट्स है, प्रेप कोडिंग है, कोडिंग ब्लॉक्स है, कोडिंग निंजास है, वो सब पे मैं आपको करवा के दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। अब आप सभी के दिमाग में एक चीज आ रही होगा, मैं एकदम फ्रीली आप सभी से बात करूंगा कि ऐसा है, आफ्टर एनरोलिंग द कोर्स वी विल सेंड यू अ मेल एंड कंफर्म योर क्लास शेड्यूल। मैं अब बात है कि क्यों आप एनरोल करेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार हमारा एक स्टार्टअप है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पर जाकर के एनरोल कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो कि हमारा ये स्टार्टअप है, हम अपने स्टूडेंट से 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आप रात को 12 बजे अपने टीचर से कंसल्ट कर पाएंगे, लेकिन इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ कि अगर आप आज मुझे दोपहर में सपोज 2 बजे टेक्स्ट करते हो, तो हो सकता है मैं बिजी हूँ, मैं विद इन 24 आवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है। और बेटर रहेगा कि लाइव क्लासेस करिएगा। मतलब देखिए, अब बात ये है, अगर मैं बोलूँ कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा दिस दैट, तो वो सब पूरा वो तो मिलेगा ही आपको, ठीक है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सीखने क्या मिलेगा। तो इसका गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। इसका गारंटी कब से स्टार्ट हो रहा है? हमारे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से फाइनल डेट, एक्चुअली अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं हुआ है, तो फाइनल डेट जैसे ही सब कुछ रेडी हो जाता है, हम आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। जिस ग्रुप में आप हैं उसके अलावा जो लोग रजिस्टर करते हैं उनको किसी और ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। और फिर उनको आगे का इन्फॉर्मेशन, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में उनको आगे का इन्फॉर्मेशन वहां प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जल्दी स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 15 से तो हमारा कॉलेज खुलने वाला है। हाँ बिल्कुल, 15 से कॉलेज खुलने वाला है। तो देखो, मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, तो हमें अब वैसे टाइम मैनेज करना पड़ेगा, वो हम मैनेज कर लेंगे वीकेंड्स पे, या फिर देखो ऐसे क्या है, हमारा एक फैमिली क्रिएट हो जाएगा, फिर समझो एक ग्रुप में हम एडेड रहेंगे और हमें एक दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जैसे सपोज कोई पर्सन है XYZ, उसका मंडे कोई एग्जाम है, अगर हमारा कोई मंडे क्लास है, तो हम फिर उसको पोस्टपोन या फिर प्रीपोन करने का प्लान करेंगे। तो वो हम आपस में, तुम्हारा 1-to-1 मुझसे इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और अगर और डाउट होगा तो शुभदीप सर है, तुम उनसे बात कर सकते हो, नहीं तो तुम जिस ग्रुप में एडेड रहोगे उसमें मैं रहूंगा,
हमारे बाकी टीम मेंबर्स रहेंगे, शुभदीप सर रहेंगे, तो वहाँ पर हम वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम को हम अपना प्रॉब्लम समझेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे देखो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, वो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, अभी मेरा थर्ड ईयर में, नेक्स्ट ईयर मेरा प्लेसमेंट दिस दैट बहुत कुछ है, बट हम अच्छे से ही इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये हमने कुछ सोच के ही स्टार्ट किया है, और डिसअपॉइंट कोई नहीं होगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है? डिसअपॉइंट कोई नहीं होगा। मतलब अगर आप पे कर रहे हो, देखिए हम सबको पता है कि मतलब ऐसे ही पेमेंट नहीं लेंगे, ठीक है? हम अपना बेस्ट देंगे कि लास्ट में मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि तुम ही लोग लास्ट में अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करोगे, यार मतलब बहुत ही लो प्राइस में मुझे एक अच्छा कोर्स मिला, और तुमको एक मतलब वाइब क्रिएट होगा यार, मतलब तुमको टी शर्ट दिया जाएगा, वो टी शर्ट पहन के तुम क्लासेस कर सकते हो, तो मतलब एक वाइब क्रिएट होगा कि हाँ मैं एक मतलब कुछ इंडस्ट्री लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? Make you understand the real meaning of programming. Okay, programming is not about calculating the sum or difference of two numbers. It's about building something. So we will make you to that extent, but of course, in order to get that thing, you need to know the basics properly. अगर तुमको loops, controls, statements यही सब नहीं पता है तो क्या करोगे, ठीक है? और सी प्रोग्रामिंग का और एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस मैं बता दे रहा हूँ आज के टाइम में ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत मिलेंगे जो बोलेंगे यार सी तो पूरा आउटडेटेड है, C++ करो, पाइथन करो, जावास्क्रिप्ट करो, मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट, ठीक है? बट मैं ये बता दे रहा हूँ कि तुम में से किसी ने गेट पता ही होगा, गेट के रेस्पेक्ट में किसको पता है? जो एमटेक करना चाहते हैं, एमटेक अगर करना है, गेट का सिलेबस फॉलो करना, ठीक है? सी प्रोग्रामिंग से मिनिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है? सी प्रोग्रामिंग से, और जो डीएसए और बाकी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, ओके, वो उसका जो कोड लिखा रहेगा वो सी लैंग्वेज में ही लिखा रहेगा, तो भले ही तुमको बाइनरी सर्च हो, सिलेक्शन सॉर्ट हो, बबल सॉर्ट हो, या कोई भी एल्गोरिथम हो, डिटेक्टर एल्गोरिथम हो, फ्रॉइड गॉसियन हो, कुछ भी हो, तुमको सब पता हो, लेकिन अगर तुमको सी का सिंटैक्स ही नहीं पता है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, ओके? तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से, ओके? रजिस्टर करो, फैमिली की तरह चलेंगे और बहुत ऊपर तक जाएंगे, ओके? अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। इस कोर्स से रिलेटेड या फिर जो मैंने आज पढ़ाया, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कब है? तो दी लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन का? यस, द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज यही आपका किसी, देखिए एक्चुअली ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है 8 ऑफ नवंबर से। हम लोग अनऑफिशियली फाइनल कर चुके हैं इसको, 8 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो आप 8 नवंबर से पहले मतलब 7 नवंबर तक कर सकते हो, ओके? और जितना जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा है, कि मतलब हम लोगों को आपका वो स्वैग्स आपका घर तक डिलीवर करवाना है, तो उसके लिए हम लोगों को टाइम लगता है। हम लोग चाहते हैं कि स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को घर तक पहुंच जाए वो, ओके? सो यू कैन गो टू आवर साइट, ओके? द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द चैट बॉक्स। एक्सप्लोर करो, कम से कम आज 1 घंटा या फिर 1 घंटा नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा, पर एक्सप्लोर करो क्या क्या है। सारे ही कोर्सेज के व्यू पार्ट में जा करके देखो, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीरिक्विजिट क्या है, टी क्या है, कंटेंट क्या है, व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दैट कोर्स, सब कुछ। उसके बाद तो फिर तुम ग्रुप में रेडी हो, अगर इस सेशन के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस ग्रुप में पोस्ट करना, वी विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल, ओके? सब कुछ स्क्रैच से होगा, ठीक है? ये याद रखना। जैसे आज मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने स्क्रैच से ही बताया, क्योंकि अगर मैं फिर ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक प्रोग्रामिंग वो सब में चला जाता तो फिर जो बिगिनर्स हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरा इंटेंशन ये था कि तुम सबको बेसिक्स पहले अच्छे से समझ में आया, ओके? तो आई होप समझ में आया होगा, बहुत कुछ है सीखने को। और जैसे बात है, ये जो कोर्स का ड्यूरेशन दिया है, तो हमारा मेन टारगेट रहेगा ये कंटेंट कवर अप करना, ये भी सुन लो, ठीक है? हाँ, हमें अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम उस ड्यूरेशन में इस कंटेंट को कवर कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो भी ऑब्वियसली एक्सटेंड दैट। ऐसा नहीं है कि सपोज स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस तक ही पहुंचे, 1 महीना खत्म हो गया, हो ही सकता है, क्योंकि देखो कॉलेज खुलेगा तो हम सबके ऊपर प्रेशर आएगा, ये याद रखना, ठीक है? मतलब करीबन 2 साल बाद कॉलेज खुलेगा तो हम सबके ऊपर प्रेशर आएगा, बट उसको हैंडल करके अगर थोड़ा सा टेन्योर बढ़ता भी है तो हम बढ़ाएंगे तुम सबके फायदे के अनुसार। तो एट द एंड यही है, सबसे बेटर है इंटरेक्ट कर पाओगे, बहुत मजा आने वाला है एक दूसरे से, मुझसे, सबसे, ठीक है? तो सोचो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, जितना जल्दी रजिस्टर करोगे अच्छा है। कोई भी डाउट है मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, मैं उस ग्रुप में एडेड हूँ, या फिर तुम ग्रुप में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके? अच्छा, वहाँ पे और मल्टीपल कोर्सेज भी थे ना, पाइथन और इस सब के, हम लोग सिर्फ एक टाइप से एक ही कोर्स में
से कर सकते हैं। नहीं नहीं, जितने कोर्सेज में तुम्हारा मन, एक्चुअली जो इवोल्यूशन पीरियड चल रहा है आज। हाँ बोलो। टाइम मैनेजमेंट का फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ये बात तो देखो, अब तुमको क्या सीखना है अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि तुम टाइम मैनेज कर पा रही हो कि नहीं। हाँ, ये बात मैं तुम्हारा एक्सेप्ट करता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट ठीक, अगर बाकी सब में एनरोल करने में दिक्कत हो रहा है तो चूज करो कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पर जस्ट। और एक्चुअली मैं एक बात बोलने वाला हूँ कि अभी तो फिलहाल हम लोगों का 3 ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट होने वाला है। वो है सी एंड कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड सेकेंड इज वेब डेवलपमेंट, एंड द थर्ड वन इज रोबोटिक्स। ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसमें आप लोगों को आप लोगों का घर में पूरा किट्स जाता है ताकि आप उससे रोबोट बना सकें। ओके, द आर्डिनो बोर्ड, द सेंसर्स, एवरीथिंग। तो ये सब आपको वर्कशॉप में दिखाया जाएगा, ठीक है, सारे चीज़ आपको वर्कशॉप में दिखाया जाएगा। इसके बाद ही आप रजिस्टर करो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम लोगों का जितना भी ट्रेनिंग कोर्स चलेगा इसका कोई भी टाइम क्लैशिंग नहीं होगा। मतलब एक ट्रेनिंग कोर्स एक टाइम ही रहेगा, उससे उसका अगर दूसरा ट्रेनिंग कोर्स भी होगा तो उसका अलग टाइम रहेगा। मतलब दोनों का टाइम क्लैश नहीं करेगा। इसलिए कोई स्टूडेंट्स अगर साइमल्टेनियसली दो करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे हम लोग भी किए थे, ऐसे ही किए थे। और दूसरा बात जो है कि आपका कॉलेज जब खत्म होता है, दैट इज 5 और 6, उसी के बाद से हम लोगों का स्टार्ट होता है। मतलब 1 घंटा